नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में। तो मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं इको स्टडी। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, जो हर एक एंट्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। चाहे वो आईआईटी जैम का हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, चाहे वो गोखले का हो, आईजीआईडीआर का हो, एमएससी का हो। हर एक के अंदर मंडल फ्लेमिंग मॉडल से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। इस बार भी सीयूईटी के अंदर एक मंडल फ्लेमिंग का क्वेश्चन आया था। मैं वो सॉल्व कराऊंगा आपको पूरा बताने के बाद कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल है क्या। बहुत ही आसान है। 10-15-20 मिनट की लेक्चर्स के अंदर आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्लियर और एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर। तो देखिए मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है। तो हम लोग आईएसएलएम मॉडल पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आईएसएलएम मॉडल जो है वो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर पढ़े थे। आईएसएलएम जो है वो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए पढ़े थे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें इंटरनेशनली, तो वहां पर ओपन की बात होती है कि अब आपका इकोनॉमी क्या ओपन हो गया है, दूसरे कंट्री से लेन देन है। तो वहां पर हमारा आईएसएलएम में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ एक्सटेंशन होगा। और यही एक्सटेंशन कौन किए थे? मंडल फ्लेमिंग। और इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ गया? मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो ये क्या है हमारा? एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल, आईएसएलएम मॉडल। ठीक है। हाँ, साथ ही साथ इसका नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ब्रीफली नोट्स के साथ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो ये आईएसएलएम मॉडल जो है उसका एक्सटेंशन है फॉर ओपन इकोनॉमी, फॉर ओपन इकोनॉमी। एक और बात जो है मंडल फ्लेमिंग मॉडल में क्या है कि इसका एक एजम्पशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी पे ये बेस्ड है मॉडल। एजम्पशन इसका ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इसका मतलब है कैपिटल जो है वो मोबाइल है। कोई भी कैपिटल में बाधा नहीं है एक से दूसरे कंट्री ट्रेड होने में। दैट इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। कोई अगर स्टॉक हम यूएसए के अंदर खरीदना चाहे तो कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है कि नहीं आप इतने से ज्यादा नहीं खरीद सकते। या इंडिया के अंदर कोई खरीदना चाहे तो ऐसा नहीं है। या लैंड अगर हम खरीदना चाहे यूएसए के अंदर तो हम खरीद सकते। दैट्स, ये एजम्पशन किया गया है कि इकोनॉमी क्या है? परफेक्ट कैपिटल मोबाइल है। ओके। हाँ, तो देखिए हमारा क्या है कि परफेक्ट कैपिटल मोबाइल जब इकोनॉमी है तो एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो अगर इकोनॉमी हमारा परफेक्ट कैपिटल मोबाइल है तो इकोनॉमी चाहे तो फिक्स्ड हो चाहे वो फ्लेक्सिबल हो। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अब हमें देखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर यूज करते हैं तो वो इफेक्टिव है या नहीं है। और फिस्कल पॉलिसी का जब यूज करते हैं तब वो इफेक्टिव है या नहीं। उसी तरीके से अब हमें देखता है कि जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं। तो ये चार केस मंडल फ्लेमिंग मॉडल के द्वारा दिया गया। सबसे पहला मंडल फ्लेमिंग मॉडल क्या है? आईएसएलएम का एक्सटेंशन है फॉर ओपन इकोनॉमी। दूसरा एजम्पशन क्या है? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी माना गया है। इसके अंदर भी फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड के अंदर अब देखना है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं। उसी तरीके से फ्लेक्सिबल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज का इफेक्टिवनेस हमें चेक करना है कि कौन सा पॉलिसीज बेहतर रहेगा, कौन सा पॉलिसीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम एक वो पहले से आपको आंसर अगर दे दे उसके बाद हम बताएंगे कि क्यों,
तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या है, इनइफेक्टिव है। व्हाट? इनइफेक्टिव, नेस ऑफ मनी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, यूज नहीं करना चाहिए, और वहीं पे फिस्कल पॉलिसीज क्या है, इफेक्टिव। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर फिस्कल पॉलिसीज इफेक्टिव, और यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल के अंदर क्या है, इफेक्टिव, और फिस्कल के अंदर क्या है, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। ठीक है, तो यही यहीं से आपका चार में से आपका एक क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम के अंदर, कि सपोज परफेक्ट कैपिटल मोबाइल है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो बताइए कौन सा इफेक्टिव होगा, मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसीज या दोनों। तो हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है फिक्स्ड के अंदर, और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है फ्लेक्सिबल के अंदर, व्हाई। इस क्वेश्चन का अंदर आंसर ढूंढने के लिए हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन के अंदर जानते हैं। तो डिस्क्रिप्शन सबसे पहला हमारा क्या है कि सबके अंदर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, और पहला हम मानते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, ठीक है ना, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ये हम मानने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहला बात क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज का, मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए हमारा, अगर बात करें, अब कर्व को ड्रॉ करके हम समझेंगे क्यों हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कर्व है, आईएस कर्व। ठीक है, ये हमारा कौन सा कर्व है, एलएम कर्व। ओके, दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज इनकम। ठीक, और हमारा क्या है कि इस जो हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है, अगर वही हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट हो जाए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईएफ, तो हम इस कर्व को क्या कहेंगे, बीपी कर्व। क्या कहते हैं, बीपी कर्व। ठीक है, जहां पर हमारा डेफिसिट जो है वो क्या है, जीरो है, डेफिसिट जीरो। फिर से ये बीपी कर्व कहां से आया गया, आईएसएलएम तो हम लोगों ने पढ़ा था, और जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, वो हमारा क्या था, ये इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता था, किसका, डोमेस्टिक मार्केट का, डोमेस्टिक मार्केट का। और ये अगर इंटरेस्ट रेट बराबर है वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट से, तो हमारा कैपिटल मोबिलिटी क्या है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा, ना हमारे देश से जाएगा ना बाहर के देश से हमारे अंदर आएगा, क्योंकि दोनों जगह हमें सेम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो डेफिसिट होगा वो क्या होगा, जीरो। और अगर ऊपर रहा, इसका मतलब क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है देन वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट यहाँ है, हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ है, तो क्या होगा, हमारे कंट्री ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो बाहर वाले लोग हमारे अंदर आएंगे डॉलर लेकर के, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस। तो ऊपर अगर रहेगा तो सरप्लस, वैसे ही अगर नीचे रहा तो इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का नीचे है, तो नीचे मतलब कम है, रेट ऑफ रिटर्न कम है, अगर कम है तो हमारे देश से लोग बाहर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, बाहर उनको यूएसए के अंदर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो बाहर अगर जाएंगे तो वो डॉलर लेके जाएंगे, तो हमारे बीओपी के अंदर डेफिसिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ऊपर अगर है बीपी का सरप्लस, नीचे है तो डेफिसिट, और एट बीपी है तो जीरो। ठीक, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर इनिशियली इकोनॉमी है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा कर्व चेंज करता है, शिफ्ट करता है, एलएम कर्व। कौन सा कर्व, एलएम कर्व। तो एलएम कर्व का इक्वेशन भी नो, के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बार बाई पी बार। तो वहां पर एम का वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट्स मीन्स एम बाई पी का वैल्यू, रियल मनी सप्लाई गेट चेंजेस,
देन दैट लीड्स टू शिफ्ट इन एलएम कर्व, और बढ़ रहा है तो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। एलएम कर्व जो है हमारा वो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट की, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसके कारण एलएम कर्व है वो शिफ्ट राइट वर्ड। और राइट वर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या हुआ, ये .1 से .2 के ऊपर चला गया। इक्विलिब्रियम जो है वो .1 से .2 के ऊपर चला गया। अब एट .2 के पास अब क्या है, .2 के पास अब हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, दैट इज ID जो है वो कम है। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो कम है देन IF, देन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ रिटर्न, वो ज्यादा दे रहा है देन डोमेस्टिक का रेट ऑफ रिटर्न। तब हमारा क्या होगा, अगर वर्ल्ड का ज्यादा दे रहा है, बाहर वाला ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर तो आपके देश से क्या होगा, आउटफ्लो। क्या होगा, आउटफ्लो, कि बाहर पैसा अब जाएगा। बाहर पैसा का मतलब, अगर ये फर्म है और ये RBI है, ठीक है, आप अगर है ए, अगर फर्म है RBI, तो फर्म क्या देगा RBI को, पैसा, और ये डॉलर मांगेगा, क्योंकि इसे इन्वेस्ट करना है बाहर के देश, क्योंकि इसे इन्वेस्ट करना है USA के अंदर। तो ये डॉलर को फिर जा करके ये इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण डोमेस्टिक का जो है वो कैपिटल का आउटफ्लो, बाहर जाने लगा कैपिटल। उसके लिए क्या चाहिए कंपनी को, डॉलर। तो वो RBI से क्या डिमांड करेगा, डॉलर। और रुपीस क्या करेगा, वो RBI को दे देगा। रुपीस RBI को ला करके देखिए दे दिया। इसका मतलब क्या है, वो रुपीस को दे रहा है, डॉलर का डिमांड कर रहा है। अब रुपीस अगर ला करके दे रहा है, तो जो रुपीस मार्केट के अंदर RBI ने दिया था, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या, मार्केट के अंदर RBI ने पैसा दिया, और फर्म जो है वो रुपीस फिर से RBI को ला करके दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो रुपीस अगर हमारा देगा, तो धीरे धीरे मनी सप्लाई गेट रिड्यूसेस। इफ मनी सप्लाई रिड्यूसेस, तो आपका जो कर्व है LM का वो शिफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। और कब तक शिफ्ट करता रहेगा, जब तक ये 1 पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच जाता। गेटिंग माई पॉइंट, जब तक ये 1 पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये LM कर्व शिफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। फिर से, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, पहला LM कर्व शिफ्टवर्ड, राइटवर्ड। पहला ये राइटवर्ड शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट करने के कारण इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का डिक्रीज हो गया एट .2। देन इंटरनेशनल, तो आउटफ्लो होगा, कैपिटल का आउटफ्लो हमारे कंट्री से, तो वहां पर डॉलर क्या करेंगे, डॉलर का डिमांड करेंगे। और क्या सप्लाई किस चीज की कर रहे हैं, ये RBI के पास रुपीस का ये सप्लाई करेंगे। तो रुपीस का अगर सप्लाई करेंगे, तो मार्केट RBI को पैसा दे रहा है वापस, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टरी। धीरे धीरे मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम हो रहा है, वो डॉलर का डिमांड कर रहा है। तो अगर मनी सप्लाई कम होगा, तो LM कर्व फिर से क्या होगा, वापस की ओर चलता जाए, ठीक है। तो ये आउटपुट की बात करते हैं, तो पहले हमारा ये Y1 पॉइंट पे, ये Y2 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आएगा और फिर वापस चला। गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। गेटिंग 1 से 2 पे, 2 से फिर 1 पे, कोई इफेक्टिव नहीं, दैट्स व्हाई इट इज इनइफेक्टिव। ओके, हाँ, क्योंकि वो आउटपुट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाया आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड केस, सेकेंड केस फिर से हमारा क्या है, हमारा परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। और हम लोग देख रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, चार में से एक अभी हुआ है एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज।
अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, अंडर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो अब हम लोग वो बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा ISLM से समझते हैं। ये हमारा आई, ये हमारा वाई, ये हमारा IS कर्व, ये हमारा LM कर्व, और BP हमारा कहाँ पे होगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट किया ISLM। और इस पॉइंट पे क्या है, जो डोमेस्टिक है वो फॉरेन इक्वल, ठीक है, और सरप्लस ऊपर, डेफिसिट नीचे, BP इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या है कि फिस्कल पॉलिसीज की बात करें। फिस्कल पॉलिसी कौन से कर्व को इफेक्ट पहुंचाता है? यू नो IS के अंदर क्या था, कहां से डिराइव हुआ था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX। फिस्कल पॉलिसीज जी को इफेक्ट पहुंचाएगा, और जी को इफेक्ट पहुंचाने के कारण IS कर्व जो है वो इंक्रीज इन फिस्कल पॉलिसी, शिफ्ट IS कर्व टुवर्ड राइटवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये IS 1 से IS 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ठीक। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज, it means government spending rate increases. If government spending rate increases, then IS curve shift toward rightward और upward। अगर rightward ये शिफ्ट करेगा तो अब आप देख सकते हैं यहां से हमारा ये Y1 पॉइंट से Y2 पॉइंट पे इनकम चला गया, ठीक है। हाँ, बट कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो देख सकते हो कि ये इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस, है ना। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर गया, देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से हमारा क्या हुआ, डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट एट पॉइंट टू। तो ये हमारा ये इंक्रीज कर गया। और डोमेस्टिक का अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हम जाएंगे या बाहर वाले आएंगे? बाहर वाले आएंगे, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो बाहर वाले जो है, अगर USA है या वर्ल्ड जो है, वो इंडिया के अंदर आएगा। और इंडिया के अंदर क्या लेके आएगा, डॉलर। और वो डिमांड किस चीज का करेगा, हमें रुपीस चाहिए। क्यों रुपीस चाहिए? क्योंकि यूसे यूएससी इंडिया का स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करना है, निफ्टी के अंदर क्या करना है, उसे इन्वेस्ट कर। तो वो रुपीस का क्या करेगा, डिमांड। डॉलर वो सप्लाई करेगा, रुपीस का डिमांड करेगा। अगर रुपीस का वो डिमांड करेगा तो इससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा, मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। गेटिंग यस और नो? हाँ, मनी सप्लाई इंक्रीज कर। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कोई कर्व को तो इफेक्ट करेगा, और कौन से कर्व को करेगा, LM कर्व को करेगा। और किधर की ओर, अगर बढ़ रहा है तो राइट वार्ड की तरफ, राइट वार्ड। तो LM कर्व को आपका इफेक्ट करेगा किधर की ओर, राइट वार्ड की तरफ। तो राइट वार्ड की तरफ कब तक ये इफेक्ट करेगा, कब तक, जब तक ये आपका इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इकोनॉमी के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इकोनॉमी के बराबर नहीं हो जाता। सपोज आपका इस पॉइंट पे रहा, सपोज हम मानते कि अगर नहीं रहा, इस पॉइंट पे 3 पॉइंट पे, तब क्या इफेक्ट होगा, तब इंटरेस्ट रेट अभी भी हमारा ज्यादा है किससे, वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो अभी भी हमारा इंडिया के अंदर क्या होगा, इनफ्लो। क्या होगा, इनफ्लो, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है हमारे देश का। तो क्या होगा, इनफ्लो। अभी और इनफ्लो होगा, अभी और डॉलर का डिमांड, डॉलर का सप्लाई करेंगे और रुपीस का डिमांड करेंगे। तो मनी सप्लाई और इंक्रीज होगा, कब तक, जब तक ये उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का इक्वल हो। तो ये पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा 4। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे आपका इनकम कितना हो गया, Y4, Y4। तो इनकम क्या हुआ, इंक्रीज। क्या यहाँ पर कोई रिटर्न बैक हुआ,
कोई हुआ नहीं। दैट्स व्हाई वी से कि फिस्कल पॉलिसी आपका क्या है, इफेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ठीक है ना। हम्म। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, मार्केट जो है वो अपने आप एडजस्ट कर ले। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के थ्रू जो है वो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम में जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि आरबीआई ने ज्यादा डॉलर को मार्केट में दे करके इक्विलिब्रियम कर दिया, ठीक है ना, या आरबीआई ज्यादा सेल करके या बाय करके रुपीस का इक्विलिब्रियम मार्केट को कर दिया, नहीं, उस तरीके से नहीं। तो ये कैसे जाएगा, एक्सचेंज रेट के थ्रू ये इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल है एक्सचेंज रेट। ठीक है ना। हाँ, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमें सबसे पहला जो केस देखना है वो किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। चलिए आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये आपका रहा आईएस कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड एलएम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, और हमारा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, और जहां पे इक्विलिब्रियम वहां पे बीपी कर्व हॉरिजॉन्टली पास कर, और यहाँ पर इंटरनेशनल का इंटरेस्ट रेट। ठीक है। हाँ, अब मॉनेटरी पॉलिसी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लेट देयर इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसके अंदर क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के कारण एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा आपका, ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट। तो एलएम कर्व जो है हमारा, एलएम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट की, राइटवर्ड की शिफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के कारण क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डिक्रीज करके, इंटरेस्ट रेट गेट आपका, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट इज मोर देन आपका डोमेस्टिक का इंटरेस्ट। क्या, डोमेस्टिक का इंटरेस्ट। तो यहां पर आपका क्या इफेक्ट होगा, यहां पर आपका देखिए कि जब फॉरेन का आपका, वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हमारे देश का इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्या होता है, यहाँ पर बाहर हमारे देश से जाएंगे, क्योंकि बाहर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब ये अगर इंडिया है और ये अगर वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया जो है, इंडिया के लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट के लिए इनको क्या चाहिए, डॉलर। डॉलर, इंडिया का जो फर्म ये है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये क्या देगा आरबीआई को, आरबीआई को क्या देगा, डॉलर, सॉरी रुपीस, ये रुपीस, और आरबीआई से क्या देगी, डॉलर, क्या देगी, डॉलर। तो यहां पर क्या हुआ, आउटफ्लो का मतलब डिमांड डॉलर का क्या गया, इंक्रीज कर गया, डिमांड ऑफ डॉलर गेट इंक्रीज, है ना, डॉलर का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर गया, देन सप्लाई ऑफ डॉलर। अब डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, तो डॉलर क्या करेगा, तो डॉलर क्या करेगा, डॉलर करेगा आपका एप्रिशिएट, यस और नो। हाँ, जिसका वैल्यू बढ़ रहा है वो क्या करेगा, एप्रिशिएट। और अगर डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है तो कोई किसी की तो वैल्यू कम होगी, हाँ, किसकी होगी, जिसका सप्लाई ज्यादा है, और सप्लाई किसका ज्यादा है, रुपीस का, कि रुपीस फॉर्म ला करके दे रहे हैं, लीजिए। तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण जो रुपीस है वो क्या करेगा, डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट। और अगर रुपीस डेप्रिसिएट कर रहा है, तो हमारे कंट्री के अंदर जो है वो रुपीस डेप्रिशिएट करने के कारण हम
ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स, हमारा जो गुड्स होगा वो चीप हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चीप, सस्ता हो जाएगा दूसरे देश के अंदर, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करेगा। और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के कारण आपका जो नेट एक्सपोर्ट है, दैट इज एक्स माइनस एम, वो क्या करेगा, इंक्रीज। यस और नो, यस। फिर से समझना इस चीज को, हम आराम से समझाते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, ठीक है, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया, हाँ, इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का कम गया, देन फॉरेन वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट से आपका कम गया, तो यहां पर क्या होगा कि हमारे देश से लोग बाहर जाएंगे, तो क्या होगा, आउटफ्लो, तो वो क्या लेके जाएंगे, डॉलर, तो वो डॉलर का डिमांड करेंगे, अगर वो डॉलर का डिमांड करेंगे तो डॉलर क्या करेगा, एप्रिशिएट, लेकिन डेप्रिशिएट क्या करेगा, रुपीज, अगर रुपीज डेप्रिशिएट करता है तो आपका करेंसी क्या हो गया, चीप, मतलब आपका जो गुड है बाहर के देशों में वो कम, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई वहां के लोगों के लिए, तो वो ज्यादा प्रेफर्ड करेंगे कि आपके देश के गुड्स को खरीदे, तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है तो नेट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है तो यहां से अब आप बात समझिएगा, इफ नेट एक्सपोर्ट गेट इंक्रीजेस देन we know y is equal to c plus I plus g plus nx, yes or no, yes। अगर nx बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, yes or no, yes। ये था ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस nx, तो यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण जो आईएस कर्व है वो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, तो आपका जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट वार्ड की तरफ, है ना। सी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट वार्ड, जी बढ़ेगा राइट वार्ड, एनएक्स बढ़ेगा राइट वार्ड, जो भी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा राइट वार्ड। तो आईएस कब, आईएस वन टू आईएस टू, एलएम वन टू एलएम टू, कब तक, जब तक आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक और वर्ल्ड का इक्वल नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि आउटफ्लो जब तक रुक ना जाए, नहीं तो आउटफ्लो होता रहेगा। तो देख सकते हैं हमारा पहले पॉइंट वन था, फिर पॉइंट टू, फिर पॉइंट थ्री, तो ये पॉइंट वन पे हमारा वाई वन और ये हमारा वाई टू वाई थ्री, ठीक है, हाँ। और देख सकते हैं वाई वन टू वाई थ्री आपका इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इंक्रीज हो गया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज किए कब, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था तब, तब हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव है, क्योंकि आउटपुट को बढ़ा दिया मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज गेटिंग, पहले एलएम शिफ्ट किया राइट वर्ड, आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ डोमेस्टिक का, आउटफ्लो हुआ, डॉलर का डिमांड इंक्रीज हुआ, अप्रिशिएट हुआ डॉलर, हमारा रुपये डेप्रिशिएट हुआ, जिसके कारण चीप, नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, जिसके कारण आपका आईएस कर्व शिफ्ट किया राइट वर्ड की तरफ, जिसके कारण आउटपुट इंक्रीज हो, ओके। लास्ट वन, सॉरी, लास्ट वन आपका क्या है कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी तो है ही, और क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है अभी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसके अंदर हमें क्या बताना है आपका, हमें बताना है कि फिस्कल पॉलिसीज इफेक्टिव है या नहीं, यही ना। हम्म, चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आपको खुद से ये तीन बता देने के बाद आप रोक करके वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ड्रॉ करके देखें और एक्सप्लेन करके देखें, तब ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, तब आपको समझ में आएगा कि समझे या नहीं समझे, क्योंकि अब सेम एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा बीपी कर्व, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर, अभी भी नहीं, ठीक है, ये हमारा हो गया बीपी कर्व जहां जीरो, ऊपर सरप्लस नीचे डेफिसिट, और ये हमारा क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट,
सॉरी, ये इंटरेस्ट रेट और इनकम का बता रहा है। अब फिस्कल पॉलिसीज है, तो सपोज देयर इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है, जी की वैल्यू बढ़ रही है, जहां पर हाईएस्ट कर्व क्या होता है हमारा, शिफ्ट करता है किधर की ओर, राइट वर्ड की तरफ। तो आईएस कर्व हमारा जो है वो शिफ्ट हो गया ये राइट वर्ड, आईएस 2, जहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट अब क्या हो गया, ये 0.1 to 0.2। तो अब जो डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर गया, डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट एट 0.2। ठीक है, ये y1 ये y2। तो क्या हुआ हमारा, इसके कारण क्या हुआ कि एट 0.2 इंक्रीजेस आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, और एट 0.2 हमारा क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है डोमेस्टिक का वो ज्यादा होगा देन वर्ल्ड का। अब डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बाहर की कंट्री हमारे कंट्री के अंदर आएगी और इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो हमारे कंट्री के अंदर यूएसए आएगा बाहर की, तो ये क्या होगा हमारे कंट्री के अंदर, इनफ्लो। मींस ये इंडिया है, ये वर्ल्ड। तो क्या होगा, इंडिया के अंदर आएगी और इन्वेस्ट करेगी, क्या लेके आएगी, डॉलर, ठीक है ना, और इसे चाहिए क्या, रुपीस। ठीक, तो ये डॉलर लेके आएगी, डॉलर देगी और रुपीस की डिमांड करेगी, ताकि वो स्टॉक मार्केट के अंदर या कोई जमीन खरीदना है, कोई कंपनी खरीदना है, तो वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है ना। तो वो रुपीस की क्या करेगी, डिमांड। तो डिमांड ऑफ रुपीस गेट इंक्रीजेस मोर देन व्हाट, सप्लाई ऑफ रुपीस। अगर रुपीस का डिमांड बढ़ रहा है तो आप बताइए, रुपीस का डिमांड बढ़ रहा है देन सप्लाई, तो करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट, अप्रिशिएट, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण करेंसी क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा। अगर अप्रिशिएट कर रहा है रुपीस की वैल्यू, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमारा जो गुड्स है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, है ना। तो जो गुड्स है हमारा देश का जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी गुड्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव। अगर हमारे गुड्स जो है वो डोमेस्टिक गुड्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेंसिव हो रही है, तो वो जो डिमांड है डोमेस्टिक गुड का, डिमांड ऑफ गुड्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। अगर हमारे गुड्स का, डोमेस्टिक गुड्स का इंटरनेशनली बाहर के देशों में अगर डिमांड कम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस। एक्सपोर्ट डिक्रीज होने का कम मतलब वी नो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, जहां पर एक्स का वैल्यू कम हो रहा है। अगर एक्स कम हो रहा है तो एन एक्स भी क्या हो रहा है, कम। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, यानी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, वी अगेन नो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू वाई, अब आपका क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। और जहां पर देखें नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो रहा है तो आईएस कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, आईएस कर्व शिफ्ट किधर की ओर, कम हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड। आईएस कर्व को हमको शिफ्ट करना है किधर की ओर, लेफ्ट वर्ड की तरफ, लेफ्ट वर्ड की तरफ। ये देख सकते हो, लेफ्ट वर्ड की तरफ अगर हम शिफ्ट करें तो ये लेफ्ट वर्ड कब तक, जब तक हमारा इनफ्लो रुक नहीं जाए तब तक। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। तो इनफ्लो कहां पर रुकेगा, जहां पर डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये देख सकते हो y1 से y2, फिर y2 से y1, तो बैक टू इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल। दैट्स व्हाई वी कैन से fiscal policies is ineffective when there is a flexible exchange rate। गेटिंग माय पॉइंट, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो आपका फिस्कल पॉलिसीज जो होगा वो इनइफेक्टिव होगा। ओके, तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से
आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल समझा। 4, अब आपको खुद आंसर कर देना चाहिए कि मंडल फ्लेमिंग अंदर मॉडल के अंदर क्या है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। और आपका दो केस है, एक तो फिक्स्ड का केस है और एक क्या है, फ्लेक्सिबल का केस। ये आपका समरी हुआ। तो फिक्स्ड के अंदर भी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, और फ्लेक्सिबल के अंदर भी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। और अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसीज, क्या होता है फिक्स्ड के अंदर, इनइफेक्टिव होता है, एलिम कर्व गया फिर वापस आ गया। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, दोनों आईएसएन एलएम दोनों का। मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी फ्लेक्सिबल के अंदर इफेक्टिव होता है, इफेक्ट, और फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज द समरी। और इस आपको क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं कि, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि, आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं देखता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो इस बार आया था, जस्ट चेक। हम्म, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, पढ़िए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, और आपका क्या बोला है कि अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अच्छा, फर्स्ट केस, अ कंट्री कैन नॉट परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी उसके अंदर इनइफेक्टिव है, सही है या गलत है, आप बताए जल्दी से। ठीक है, पहला तो आपका क्या है, गलत है। फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है ना, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है तब। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी under fixed exchange rate and perfect capital, a country cannot pursue an independent monetary policy। सही है, ठीक है ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू नहीं कर सकते। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल, a country cannot pursue independent fiscal policies। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है, तो कैन नॉट परस्यू, सही है। अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट परफेक्ट फिस्कल एक्सपेंशन इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव। फिस्कल एक्सपेंशन, फिस्कल पॉलिसी जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, इफेक्टिव है, सही है। उसके एक्सट्रीमली, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, बस ध्यान देना। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, अ कंट्री कैन परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आपका क्या, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्लेक्सिबल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है, तो वही कह रहा है कंट्री कैन परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सही है। बोथ अंडर फिक्स एंड फ्लेक्सिबल देयर इज नो कांस्टेंट ऑन परस्यूइंग, गलत है, ये गलत है। अब यहां से आपका ऑप्शन जो है वो ए बी तो 100% है और डी भी आपका 100%। सिर्फ सी में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, मतलब फिस्कल पॉलिसी एकदम एकदम इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है, ये कहना चाह रहा है। तो ये हम श्योर नहीं कह सकते ये 100% इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिस्कल एक्सपेंशन हमेशा किस चीज के साथ आता है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा क्राउडिंग आउट के साथ आता है। फिस्कल एक्सपेंशन जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, क्राउडिंग आउट होगा, तो ये क्राउडिंग आउट के साथ आता है, इसलिए 100% इफेक्टिव होना जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग सी ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ए बी एंड डी इज राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रू। गेटिंग, तो ये आपका रहा आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो इसे, ये आपका सारा एंट्रेंस के अंदर जो भी एंट्रेंस है आपका एमए इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर सारा, चाहे आपका आप अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, उसके अंदर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एमए के अंदर भी इससे ज्यादा नहीं है, यूपीएससी के अंदर भी इससे ज्यादा नहीं। नीचे आपको नोट्स मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और साथ ही साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आप जरूर से जरूर इस लेक्चर का फीडबैक जरूर कमेंट में लिख करके दें, ताकि हमें पता चल पाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सुधार और कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर कभी मिलेंगे। इतना ही कि फिर से 2024 के अंदर भी मंडल फ्लेमिंग मॉडल से हर एक एंट्रेंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो मिनिमम है, 2 भी आ सकते, ठीक है ना, वो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग फिर से कोई नए लेक्चर। बाय बाय।